दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने की एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है जीएस का एक टॉपिक होता है इतिहास। इतिहास में इतिहास तीन तरीके के होते हैं। प्राचीन इतिहास होते हैं, मध्यकालीन इतिहास होते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास होते हैं। लेकिन आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये हमारी सीरीज जो है ये आधुनिक भारत का इतिहास होगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होगी। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात आती है, आधुनिक भारत इतिहास के बारे में बात आती है, तो हमारा जहन जाता है कि 1757 प्लासी के युद्ध से लोग शुरू करते हैं, फिर लाके 1947 तक लाकर यहाँ पर छोड़ देते हैं। जो भी मतलब जो लोग भी ऐसा पढ़ाते हैं उनके लिए वो बेहतर होगा, ठीक है। लेकिन जो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे शुरू कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे इसकी नोट्स नहीं, अगर आप नहीं चाहते नोट्स बनाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुनिए। अगर इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से सुना और समझने की कोशिश की तो आपका नज़रिया क्या होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का, आधुनिक भारत पढ़ने का आपका नज़रिया क्या होगा, पूरे तरीके से बदल जाएगा और आप और लगन से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ में नहीं आती हैं कि ये इतिहासकार ने क्यों लिखा है, ये इतिहासकार ने ऐसी बातें क्यों लिखी है। वहीं में कहीं विवाद हमको दिखाई पड़ता है। उस विवाद को हल करने के लिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कि हिस्टोरियोग्राफी हम कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इतिहास लेखन कहा जाता है। इतिहास लेखन में क्या होता है कि इतिहास लेखन का मतलब होता है कि जो इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है उसी को क्या कहते हैं, इतिहास लेखन कहा जाता है। उस पद्धति को क्या कहते हैं, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, उस पद्धति को हम लोग इतिहास लेखन कहते हैं। अब बात आती है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात आती है तो तीन तरीके से इतिहास लिखा जाता है। तीन लोगों ने इतिहास लिखा है। एक क्या होता है, जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं वो लोग क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। जो हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं या राष्ट्रवादी नेता हैं वो लोग क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा क्या होगा, ये बहुत अच्छी विचारधारा और होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा या मार्क्सवादी अप्रोच या मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हम तीनों की बात करेंगे। औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। तीनों की दृष्टिकोण क्या है, तीनों के दृष्टिकोण मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, आधुनिक भारत को लेकर क्या उनकी सोच है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इसको समझ गए तो जान लीजिए कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में बहुत ही इंजॉय आने वाला है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या है। तो ये आप समझ रहे होंगे ये हम क्या पढ़ रहे हैं। तो औपनिवेशिक किसे कहते हैं कि जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करके वहाँ के तमाम तरह के संसाधनों को अपने हिसाब से चलाता है, उसको क्या कहते हैं, औपनिवेशिक। इस क्रिया को औपनिवेशिकवाद कहा जाता है। और जो उस क्षेत्र होता है वो उसका उपनिवेश कहलाता है। तो यहाँ बात आती है कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि ब्रिटेन के जो इतिहासकार हैं वो लोग जो भारत में अंग्रेज आए, ब्रिटेन के लोग आए, उनके बारे में क्या कहते हैं। हम क्या कहते हैं कि उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा था, हमारे तमाम तरक्की, हमारी तमाम प्राकृतिक संसाधनों का उन्होंने दोहन किया, हमारे की मतलब कि श्रमिकों का दोहन किया, हमारी सेनाओं का दोहन किया, तमाम तरह के उन्होंने दोहन किया। ये हमारी विचारधारा। लेकिन जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण होती है, जो क्या होता है कि औपनिवेशिक अप्रोच होती है, वो क्या कहते हैं, वो जो वहाँ की बात आती है कि जो ब्रिटेन के इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ब्रिटेन के लोगों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत पे शासन करना चाहा ही नहीं।
वहाँ के इतिहासकार कहते हैं कि हमारे देश के लोगों ने अर्थात ब्रिटेन के लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे भारत पे शासन करना ही नहीं चाहा, लेकिन जब एक बार शासन कर लिया तो लगातार वो शासन करने लगे। क्योंकि वो क्या था कि वो इसलिए शासन करने लगे क्योंकि भारत में सुशासन की व्यवस्था नहीं थी। भारत में कि भारत का जो समाज था वो पिछड़ा था, यहाँ की संस्कृतियाँ क्या थी, अच्छी नहीं थी। इन संस्कृतियों को अच्छी करने के लिए, यहाँ की सभ्यताओं को अच्छी करने के लिए, यहाँ के समाज को और उच्च समाज के स्तर पर ले जाने के लिए कि ब्रिटेन के लोगों ने यहाँ पे शासन किया, वो कतई ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा था। इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण। वो देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे शासन इसलिए मतलब वो कहते हैं कि हम आपको सिद्ध कर सकते हैं कि मतलब कि इंग्लैंड के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने भारत पर शासन नहीं करना चाहा। अगर वो शासन करना चाहते तो यहाँ पे रेलों का विकास नहीं करते, यहाँ पे डाकघर का विकास नहीं करते, तमाम तरह की मतलब कि और बहुत सारे कि कोर्टों का विकास नहीं करते। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के इतिहासकार कहते हैं कि हमने क्या किया कि यहाँ के समाज को बेहतर करने के लिए, यहाँ के सुशासन को मतलब कि लोगों यहाँ की जनता को सुशासन देने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे शासन करना चाहा। अब देख लीजिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है पश्चिमी संस्कृति और मूल्यों की प्रशंसा तथा व्यक्तियों का महिमा मंडन किया। किसने किया, जो इतिहासकार थे, जो ब्रिटेन के इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि पश्चिमी संस्कृति सबसे अच्छी है। जो पश्चिम की सब जो हमारे पश्चिम में पड़ता है, यूरोप पड़ता है, वहाँ की संस्कृति क्या है, बहुत अच्छी है। वहाँ के मूल्यों की प्रशंसा की, व्यक्तियों के महिमा मंडन की, जो यहाँ पे गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वहाँ उसकी वो महिमा मंडन करते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे 3 ब्रिटेन के इतिहासकारों के बारे में लिखा, जेम्स मिल को मैंने लिखा है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन को लिखा हूँ, विंसेंट स्मिथ को लिखा हूँ। ये लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, भारत को अवरुद्ध समाज कहते हैं। भारत में जो समाज है वो अवरुद्ध है, वहाँ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही बेकार है। यहाँ का समाज क्या वर्गों में बटा हुआ है, यहाँ का समाज जातियों में बटा हुआ है, यहाँ का समाज वर्णों में बटा हुआ है। फिर कहा कि यहाँ की क्या कि ये लोग क्या कहते हैं कि भारत का पिछड़ी सभ्यता है और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरीके निकृष्ट माने क्या है कि खराब है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके विपरीत क्या है, इसके विपरीत क्या है कि पश्चिमी समाज उत्कृष्ट है, पश्चिमी सभ्यता उत्कृष्ट है, पश्चिमी सांस्कृतिक रूप क्या हुआ कि सांस्कृतिक व्यवस्था वहाँ की क्या है, बेहतर है। तो उन्होंने क्या था कि इनकी व्यवस्था क्या है कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण जब कभी बात आएगी कि ब्रिटेन के इतिहासकार के बारे में बात आएगी तो ये आप कहेंगे कि वहाँ के वो लोग ये कहते हैं कि हम लोगों ने कभी भारत पे शासन नहीं करना चाहा, लेकिन एक बार कर लिया तो हम लगातार शासन करते चले गए क्योंकि हम यहाँ के लोगों को सुशासन देना चाहते थे। यहाँ का समाज पिछड़ा हुआ था, सामाजिक अवरुद्ध थे, यहाँ की क्या सभ्यताएं ठीक नहीं थी, तमाम तरह के अब बेहतर करते हुए हम चले गए। इसी को बेहतर करने के साथ हम लोगों ने क्या किया, रेलवे का विकास किया, पोस्ट ऑफिस का विकास किया, तमाम तरह के विकास, स्कूलों को मतलब कि स्कूलों का मतलब कराया निर्माण, यूनिवर्सिटियों का निर्माण कराया। तो ये आपने इसको देखा, इसका ये दृष्टिकोण है। अब बात आती है जब हम आगे बढ़ते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे देश में एक नई विचारधारा का जन्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का मतलब होता है जो इन्होंने सवाल किया था, जो हमारे समाज को अवरुद्ध कहा था, पिछड़ी सभ्यता कहा था, सांस्कृतिक रूप से निकृष्ट कहा था, इनको उत्तर देने के लिए इनके जवाब में जिन लोगों ने क्या किया कि एक इतिहास लिखा, अपने आप को बेहतर बताया, या वो उनको क्या कहा गया, उनकी सोच को क्या कहा गया, उनकी सोच को, उनकी अप्रोच को राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहा गया, जिसमें के.टी. शाह आए थे, दादा भाई नौरोजी है, आर.सी. दत्त, तमाम तरह के लोग आए, तमाम तरह के इतिहास के लोग थे, कुछ इतिहासकार थे, कुछ आपके
कुछ समाज सेविक थे, उन्होंने क्या कहा कि इनको पूरे तरीके से निगलेक्ट किया और कहा कि आप हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, आप हमारी सभ्यताओं को खराब बता रहे हो। हमारी सभ्यताएं कहीं से भी खराब नहीं है, हम आपसे बेहतर हैं। हमको बेहतर करने के लिए एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिससे हम क्या कहते हैं, हम उसको राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के द्वारा ही क्या हुआ कि हमको क्या हुआ कि अंग्रेजों से आज़ादी मिली हमको 1947 में, अगस्त 1947 में हमको आज़ादी मिली। किसके द्वारा मिली? राष्ट्रवादी विचारधारा के बाद। अगर नेशनलिज्म अप्रोच ना आया होता, नेशनलिज्म अप्रोच के द्वारा हमने क्या क्या कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण की विचारधारा को वहाँ को दबा सके, इतना दबा दिया कि वो यहाँ से मजबूर होके उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। ये क्या होते, इसको बोलते राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। जो हमने अब राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के द्वारा क्या हुआ, तमाम तरह के सामाजिक, उसमें क्या सामाजिक सुधार आंदोलन भी हुए। जैसे उसमें क्या गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, चंपारण का आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ये सामाजिक आंदोलन हुए। लेकिन ये कमियां थी कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में एक कमियां थी। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण था, सामाजिक सुधार आंदोलन को उचित स्थान दिया गया, लेकिन जो निम्न जातियों के द्वारा, निम्न जाति और अनुसूचित जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की। जो स्थान जैसे मोपला युद्ध हो, अब कि मोपला आंदोलन मोमेंट हो, या फिर और बहुत सारे आंदोलन हो, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुंडा का आंदोलन हो, तो वो जो उनके द्वारा आंदोलन चलाए गए, उनको जो स्थान मिलना चाहिए था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में, वो स्थान नहीं मिला। तो यहाँ पे हल्की सी इनकी आलोचना की उपेक्षा करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको बेहतर नहीं लगता है। तो लेकिन ये राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, औपनिवेशिक दृष्टिकोण को दबाने में सही मतलब कि सक्षम रहे। अब आगे हम बात करते हैं, एक दृष्टिकोण और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। हम यहाँ पे ए बी हुआ तो हम सी लिख गए हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को क्या समझना है, यहाँ पे आपको हल्का सा समझना है, इसको बहुत ज़्यादा आपको इसमें अंदर जाने की बात नहीं है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में यह कहा कि इसमें यह कहा गया कि जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में जो निम्न जाति और जनजातियों द्वारा चलाए गए मुक्ति आंदोलन की उपेक्षा की थी, इन्होंने इसकी बात ही की थी। उन्होंने मार्क्सवादी की दृष्टिकोण अप्रोच के लोग ये समझते थे कि मार्क्सवादी लोग ये कह रहे थे कि ठीक है कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय इसके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के द्वारा हमने औपनिवेशिक दृष्टिकोण की विचारधारा को दबाने में कामयाब रहे। लेकिन जो और बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो निम्न जातियों के द्वारा और अनुसूचित जातियों के द्वारा, वो हमने क्या किया, वहाँ उनको वो स्थान नहीं दे सके। और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को कहते हैं कि हम वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं कर सके। अगर हम वर्ग विहीन समाज की स्थापना कर ले गए होते तो हमारे लिए और बेहतर होता। और जो समाज में एक अपवाद का विषय है, जो हमारे जो आपके की इतिहास में जो एक विवाद का विषय है, वो खत्म होता। तो मार्क्सवादी कहते हैं कहीं ना कहीं जातियों का वर्ण की व्यवस्था के आधार पे हम पीछे रह गए। अगर हम अनुसूचित जनजातियों के आंदोलन को उतनी ही तवज्जो देते, उतनी ही उसकी वैल्यू देते, तो क्या होता कि हमारे देश का समाज एक बेहतर समाज और कहते कि वर्ग विहीन समाज की हम की अपेक्षा कर सकते थे। लेकिन इसके इतिहासकारों ने ऐसा नहीं किया, या हमारे जो और लोग थे उन लोगों में थोड़ा सा कमी रह गई। उन कमियों को उजागर करते हुए मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है। तो ये हमने क्या देखा कि इस तरीके से पढ़ेंगे, जब कभी औपनिवेशिक दृष्टिकोण आएगा तो आप क्या सोचेंगे, वहाँ के इतिहासकारों ने क्या बताया। इनके सवालों का जवाब देने के लिए जो एक नई धारा का जन्म हुआ, उसको हम लोगों ने क्या कहा, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण कहा। फिर क्या हुआ, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में कुछ मुक्ति आंदोलनों को स्थान नहीं मिला, उनकी उपेक्षा की गई। तो ये कहा गया फिर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का कि मतलब कि उपेक्षा की गई है, क्योंकि जो हम लोगों ने क्या किया कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं कर पाए। जब वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं कर पाए तो हम पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। लेकिन ये क्या थे, ये हमारे 3 दृष्टिकोण थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका था। हमने आप एक मेहनत की है कि आपको समझा सके। अब आप जब मॉडर्न हिस्ट्री को और आगे लेके जाएंगे, यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, फिर क्या अलग अलग देशों के ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो आप इन तीनों दृष्टिकोण को बहुत अच्छे से याद रखना, इनको समझने की कोशिश करना, किताब उठा के पढ़ना कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण क्या कहता है, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, तब आपको क्या होगा कि और अच्छे समय में इंजॉय मिलेगा। अब मैं आपसे कि विदा लेने से पहले आपसे उम्मीद करता हूँ कि जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल लक्ष्य ई-लर्निंग 100 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू हो चुकी है, अब आप लगातार बने रहिए, आपको बेहतर मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी। इससे मैं उम्मीद, अगर आप लगातार बने रहेंगे, आप मुझ पर भरोसा करिए, हम आप पे भरोसा करें, दोनों लोग भरोसा करेंगे, आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।